हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीनी विदेश यात्री। और चीनी विदेश यात्रियों में मैंने आपको फाहियान के बारे में पिछली क्लास में समझा दिया है और आज का है हमारा हैन सांग के बारे में। दोस्तों, अगर हम प्राचीन काल में विदेशी यात्रियों की हम बात करें तो उसमें दोस्तों हैन सांग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए दोस्तों विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हैन सांग के माध्यम से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, हैन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की थी, वहां के पुस्तकालय का भी उल्लेख किया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, हैन सांग से हमें भारत के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हैन सांग के बारे में। दोस्तों, हैन सांग का एक नाम दोस्तों युआन चिवांग भी है। क्या नाम है दोस्तों? युआन चिवांग। दोस्तों, हैन सांग का जो जन्म हुआ था, हैन सांग का जो जन्म हुआ था, जन्म होता है 600 ईस्वी में जन्म होता है। होनन प्रांत में होता है। कौन सा प्रांत में होता है? होनन प्रांत में जन्म होता है। और जगह का नाम क्या था? चिन लियू नामक जगह पर जन्म हुआ था। ठीक है ना, चिन लियू नामक जगह पर जन्म हुआ था। यहां पर क्लियर हो जाता है। पिता का नाम की बात करें, पिता का नाम क्या था दोस्तों? जो पिता का नाम था, पिता का नाम चैन हुई था। क्या नाम था? चैन हुई पिता का नाम था। क्या नाम था दोस्तों? चैन हुई था पिता का नाम। ठीक है, चैन हुई किसका नाम था? पिता का नाम था। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें, जो जन्म हुआ था चीन में जन्म होता है। कब होता है? 600 ईस्वी में जन्म होता है। तो दोस्तों ये हैन सांग भारत में क्यों आया और कब आया, कौन से रास्ते से भारत में आता है? दोस्तों समझना, जो हैन सांग है, हैन सांग ने 13 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में लीन हो गए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में लीन हो गए थे। अगर अर्थात पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में आस्था और बौद्ध धर्म के जो मठ थे उन्होंने जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब हैन सांग ने यह सोचा कि जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म और जो जगह महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है, उसकी भी यात्रा की जाए, वहां के बारे में जाना जाए। कहां कहां पर महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए थे, कौन कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उसकी पांडुलिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इसीलिए दोस्तों हैन सांग 629 ईस्वी में भारत की यात्रा की। अब दोस्तों बात यहां पर यह आती है, जो ये भारत की यात्रा कौन कौन से मार्ग से की थी, बात यहां पर आती है। क्योंकि कहां कहां से ये भारत में आए थे, कौन सा रास्ता था। ठीक है ना, तो दोस्तों समझना, भारत की यात्रा की। चीन में एक स्थान है चंगन, जो मैंने आपको जब मैंने फाहियान को पढ़ाया था उस समय में आपको समझाया था। चंगन से चले थे। ठीक है ना, चंदन से चलने के बाद दोस्तों ताशकंद, फिर शमरकंद, फिर दोस्तों काबुल, फिर दोस्तों पेशावर, फिर दोस्तों कपिशा होते हुए भारत आए। ठीक है ना, किस आए थे दोस्तों? चंगन चीन, ठीक है ना, फिर ताशकंद अफगानिस्तान, समरकंद काबुल, पेशावर पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है, फिर कपिशा और फिर भारत आए। इस मार्ग को क्या कहा जाता है? इस मार्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है? उत्तरी
मध्य एशिया मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी मध्य एशिया मार्ग भी कहा जाता है, अर्थात रेशम मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग भी इसे कहा जाता है। ये दोस्तों वही रेशम मार्ग है जो कनिष्क के समय था, जिससे रेशम का आयात किया जाता था चीन से, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। और इसी मार्ग से दोस्तों चीन के साथ रेशम का आयात किया जाता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये रेशम मार्ग है ये कहां कहां होते हुए आता है, ताशकंद, समरकंद, काबुल, पेशावर, कपिसा और भारत होते हुए आता है। और इसी रेशम मार्ग से कौन आते हैं दोस्तों? इसी से आते हैं हैनसांग भारत आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। भारत आने के बाद फिर हैनसांग कहाँ आए? थानेश्वर आए। कहां पर आए दोस्तों? थानेश्वर आए। थानेश्वर में दोस्तों एक जयगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था। ये क्या था दोस्तों? जयगुप्त था। ये क्या था? बौद्ध भिक्षु था जयगुप्त। तो जयगुप्त से दोस्तों शिक्षा प्राप्त की थी। एक बात मेरी आप हमेशा याद रखना, अगर पूछा जाए हैनसांग ने सबसे पहले शिक्षा किससे प्राप्त की या अपना गुरु किसको बनाया, तो राइट आंसर क्या आएगा? जयगुप्त को अपना गुरु बनाया था। एक आपको मैं एक घटना और सुनाता हूं। जब दोस्तों हैनसांग भारत के लिए आ रहा था तो उस समय 4-5 बजे की बात थी सुबह की। कितने की बात थी? 4-5 बजे की बात थी सुबह की। जब दोस्तों रास्ते में थे हैनसांग, उस समय दोस्तों कुछ डाकुओं ने, कुछ लुटेरों ने हैनसांग को पकड़ लिया। और उस समय दोस्तों जब पकड़ लिया तो यहां पर एक व्यक्ति खेत की जुताई कर रहा था, क्योंकि खेतों की जुताई पहले बैलों से हुआ करती थी, तो सुबह ज्यादा जोतते थे खेतों को। जब खेत की जुताई कर रहा था, उसको हैनसांग की चिल्लाने की आवाज आई, तो दोस्तों उस किसान ने हैनसांग को छुड़ाया। उस किसान ने क्या किया? हैनसांग को दोस्तों छुड़ाया, ठीक है ना। वरना हैनसांग को वो लोग पकड़ लेते। वो काली माता के भक्त थे जिन्होंने हैनसांग को पकड़ा था, और पकड़ने का उद्देश्य ये था हैनसांग को काली माता को बलि चढ़ा देते। ना कभी सीयू की पुस्तक लिखी जाती और ना कभी हैनसांग के बारे में ज्यादा उल्लेख भारत में आता, ना कभी हर्षवर्धन का उल्लेख होता, ना कभी नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख होता, खत्म हो जाता। किसको बलि चढ़ाते? काली माता को बलि चढ़ाते, ठीक है ना। तो दोस्तों ये घटना हैनसांग से ही जुड़ी हुई है, काली माता से। इससे दोस्तों क्या जानकारी मिलती है समझना, क्योंकि जो इतिहास होता है, इतिहास में हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होती है। जब हैनसांग को लुटेरों ने पकड़ा, डाकुओं ने पकड़ा, तो जानकारी प्राप्त होती है उस समय लूटपाट भी होती थी, डाकुए भी थे उस समय। लेकिन दोस्तों जब किसान ने छुड़ाया तो जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के लोगों में इंसानियत भी जिंदी थी, ये बात भी माननी पड़ेगी। और काली माता को, व्यक्ति को बलि चढ़ाया जाता था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जयगुप्त से शिक्षा प्राप्त की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय गए। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय। अब आप समझना, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न जुड़े हुए हैं, क्योंकि हैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही लंबा उल्लेख किया है। सबसे पहला, इसकी स्थापना किसने की थी? शक्रादित्य ने की थी। किसके अनुसार? हैनसांग के अनुसार। ये कुमारगुप्त है इसका नाम। क्या है नाम? है कुमारगुप्त नाम है, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों इस समय का यहां का कुलपति कौन था? कुलपति शीलभद्र यहां का कुलपति था। क्या नाम था? शीलभद्र कुलपति का नाम था, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए हैनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था? शीलभद्र था, ठीक है ना। और दोस्तों ये यहाँ के हो चुके, ये नालंदा विश्वविद्यालय के, कहां के हो चुके दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय के हो गए, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना,
इस विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय भी था। पुस्तकालय ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, ये एनटीए नेट में भी प्रश्न आया हुआ है, समझना। यहाँ का एक पुस्तकालय था जिसका नाम क्या था, धर्मगज। क्या नाम था, धर्मगज। इस धर्मगज के ही रत्नोधि, ठीक है ना, और दोस्तों रत्न रंजक और रत्न सागर, ये इस धर्मगज के ही भाग थे। किसके भाग थे दोस्तों, धर्मगज के ही भाग थे। ये दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तकालय था, ठीक है ना, जिसका दोस्तों धर्मगज जिसे कहा जाता था, रत्नोधि और रत्न रंजक और रत्न सागर इसी लाइब्रेरी के पार्ट थे। यहां पर दोस्तों छात्रों की जो संख्या बताई है, 10,000 छात्रों की संख्या बताई है। छात्र थे, कितने थे, 10,000। और दोस्तों 1510 क्या थे, शिक्षक थे। क्या थे दोस्तों, 1510 शिक्षक थे, ठीक है ना। कहा जाता है दोस्तों 10 छात्रों में से केवल 3 छात्र ही यहाँ की परीक्षा में पास होते थे। कितने, 3 छात्र ही पास होते थे, ठीक है ना। और दोस्तों चिकित्सा शास्त्र की और ज्योतिष की भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र की जो शिक्षा थी वो सबके लिए अनिवार्य थी। छात्र कितने थे दोस्तों, 10,000 छात्र थे और 1510 शिक्षक थे। कहा जाता है 10 में से केवल 3 छात्र ही इसमें पास हो पाते थे। और आगे चलकर दोस्तों 1:10 अनुपात था। 1 शिक्षक और कितने छात्र, 10 शिक्षकों का अनुपात आगे चलकर हो गया था। और दोस्तों इस नालंदा विश्वविद्यालय में 18 माह शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, हैनसांग ने। कितने माह शिक्षा प्राप्त की थी, 18 माह शिक्षा प्राप्त की थी हैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में। अब समझना दोस्तों, पहली बार किसी चीनी विदेश यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो उल्लेख किया वो किसने किया था दोस्तों, वो हैनसांग ने उल्लेख किया था पहली बार। क्योंकि दोस्तों जो फाहियान आया था, फाहियान तो बहुत समय पहले आया था, क्योंकि वो 399 ईसा पूर्व में आया था, जो 415 ईस्वी तक रहता है। 399 ईस्वी में आया था और 415 तक रहता है, 1415 तक रहता है, ठीक है ना। वो जो मैंने आपको पहले क्लास समझाई थी। लेकिन ये दोस्तों बाद, उस समय तो दोस्तों इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों 415 के बाद कुमारगुप्त के शासनकाल में इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और इसका पहला उल्लेख किसने किया, हैनसांग ने पहला उल्लेख किया था, ठीक है ना। कितने माह शिक्षा प्राप्त की, यहां पर 18 माह यहां पर शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है दोस्तों। यहां तक हो गया दोस्तों हमारा। अब हम दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हैनसांग कहां जाता है, कन्नौज जाता है। कहां पर जाता है दोस्तों, कन्नौज जाता है हैनसांग। और कन्नौज का शासक कौन है भाई, हर्षवर्धन। हैनसांग कन्नौज गए, कन्नौज का शासक हर्षवर्धन, ठीक है ना। जिसे हर्षवर्धन को क्या कहा है, शीलादित्य कहा है। हर्षवर्धन को कौन सा नाम दिया है दोस्तों, शीलादित्य नाम दिया है हर्षवर्धन के लिए। और कन्नौज के बारे में कहा है 3 मील लंबी और 1.5 मील क्या थी दोस्तों, चौड़ी। क्या, कन्नौज। अर्थात जो ये कन्नौज जो शहर था 3 मील लंबा था और 1.5 मील इसकी चौड़ाई थी कन्नौज शहर की। अब हर्षवर्धन के पास आ गया था। होता क्या है, जो हर्षवर्धन दोस्तों ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हर्षवर्धन कौन से को, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों सूर्य और जो हिंदू देवी देवताएं थे उनकी भी पूजा पाठ करते थे। कौन, हर्षवर्धन। ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो उसी के लिए काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद दोस्तों अब हर्षवर्धन के पास आ गया। हर्षवर्धन ने दोस्तों क्या होता है, कन्नौज सभा होती है
कन्नौज सभा का अध्यक्ष किसको बनाया? हेनसांग को बनाया। हेनसांग को दोस्तों कन्नौज सभा का अध्यक्ष बनाया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां का बनाया? कन्नौज सभा का अध्यक्ष बनाया था हेनसांग को। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों एक महामोक्ष सभा हुई थी, ये प्रयाग में हुई थी। इस प्रयाग वाली में भी भाग लिया था किसने? इसमें भी हेनसांग ने भाग लिया था। हेनसांग ने इसमें भी भाग लिया था। इस प्रयाग वाली सभा का या सम्मेलन का, महामोक्ष सम्मेलन भी कह सकते हैं या सभा भी कह सकते हैं, सम्मेलन में इसमें कहा जाता है हर्षवर्धन के पास जितने कपड़े थे उन्हें सभी को गरीबों में बांट दिया था। किसमें बांट दिया था दोस्तों? गरीबों में उन कपड़ों को बांट दिया था, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों कन्नौज से कामरूप चले गए थे कौन? हेनसांग। कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन। क्या नाम था? भास्कर वर्मन। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन से कहा कि भाई आप ऐसे कीजिए, हेनसांग को हमारे पास भेज दीजिए। तो भास्कर वर्मन ने कहा नहीं, मैं हेनसांग को आपके पास नहीं भेज सकता, उसके बदले चाहे तो आप मेरा सिर को ले सकते हैं। तो हर्षवर्धन ने क्या कहा? आप ऐसे कीजिए, अपने सिर को ही भेजिए। किसको भेजिए? सिर को भेजिए अपने को, ठीक है ना, ये बात कहा जाती है, ठीक है। और दोस्तों हेनसांग फिर यहां से चला जाता है। हेनसांग ने दोस्तों हो लो चा आ, ये होता है दोस्तों महाराष्ट्र का उल्लेख भी किया है। महाराष्ट्र का उल्लेख भी किया है। किसका उल्लेख किया है? महाराष्ट्र का उल्लेख भी किया है। और यहां का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय अर्थात पुलकेशिन द्वितीय का भी उल्लेख किया है और कहा है कि पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इसके लिए किसका उल्लेख किया है? मोहोलोचाए, महाराष्ट्र, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा और भी समझना, कूचेलो, ये कूचेलो का प्रयोग किया है गुर्जर प्रतिहार के लिए। किसके लिए किया है? गुर्जर प्रतिहार के लिए किया है कूचेलो का उल्लेख। दोस्तों हेनसांग ने यहां की वर्ण व्यवस्था के बारे में भी लिखा था। कितने वर्ण बताए? 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बताया था सबसे अच्छी जो स्थिति थी इस समय वो किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। और क्षत्रिय थे वो शासक का काम करते थे, और जो वैश्य थे वैश्य व्यापार का काम करते थे। और अब नोट करना, खेती का जो काम करते थे वह शूद्र करते थे। यह उल्लेख किसने कहा है दोस्तों? यह हेनसांग ने कहा है। और समझना हर्षवर्धन के लिए हर्षवर्धन फीसे जाति से थे। किससे थे? फीसे जाति से थे, जिसका अर्थ होता है वैश्य। कौन सी जाति से थे दोस्तों? फीसे जाति से थे, जिसका अर्थ होता है वैश्य जाति से थे। और दोस्तों सिंध के जो शासक थे वे दोस्तों शूद्र जाति से थे। कौन सी जाति से थे? शूद्र से थे। यह उल्लेख किसने किया है दोस्तों? यह हेनसांग ने किया है। सिंध के शासकों को शूद्र जाति से बताया। किससे बताया दोस्तों? शूद्र जाति से। और दोस्तों जो ये प्रयाग है, जो मैंने आपको बताया है प्रयाग, ठीक है ना, यहां प्रयाग में दोस्तों गंगा नदी बहती थी। गंगा जल में यहां के जो लोग थे गंगा जल में समाधि लेने को पवित्र मानते थे और मानते थे अगर किसी ने गंगा जल में जीवित समाधि ले ली तो दोस्तों क्या होगा? उसका स्वर्ग में पुनः जन्म होगा। इसलिए दोस्तों जो ये प्रयाग था यहां पर दोस्तों लोग गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करते थे गंगा जल के। ये उल्लेख किसने किया है दोस्तों? ये हेनसांग ने किया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। किसने किया है दोस्तों? हेनसांग ने। क्योंकि जो गंगा जल थी इसमें क्या लगाते थे? छलांग लगाते थे, ठीक है ना। क्या लगाते थे दोस्तों? छलांग लगाते थे इस गंगा जल में, ठीक है ना। चंदेल शासक धंग ने भी इसमें छलांग लगाई थी दोस्तों।
कलचुरी शासक गंगादेव ने भी इसमें छलांग लगाई थी। इसमें पवित्र मानते थे गंगा जल में छलांग लगाना और इसमें अपनी आत्महत्या कर लेते थे। ये उल्लेख किसने किया है दोस्तों? हैनसांग ने किया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हैनसांग ने दोस्तों यहाँ की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, खेती थी, इसके बारे में भी उल्लेख किया है। और हैनसांग ने, एक आप नोट करके लिखना, हैनसांग ने राजस्थान में पड़ता है बैराठ के बैल और भेड़ों को भी हैनसांग ने प्रसिद्ध बताया था। किसको? बैल और भेड़ों को प्रसिद्ध बताया था। और दोस्तों समझना, हैनसांग ने यह भी कहा था जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की भूमि दान दे रखी थी। कितने गांवों की भूमि दान दे रखी थी? 100 गांवों की। जो 100 गांवों से जो आय होती थी उसका खर्च कहां होता था? नालंदा विश्वविद्यालय पर होता था, 100 गांवों की। लेकिन जब इत सिंह आएगा वो 200 गांवों की भूमि दान का उल्लेख करेगा। ये जो 100 गांवों की जो भूमि दान दे रखी थी, ये किसने दी थी? हर्षवर्धन ने दी थी दोस्तों, ठीक है ना। किसने दी थी? हर्षवर्धन ने दी थी। इसके बाद दोस्तों आगे भी है, अभी तो उल्लेख हैनसांग का बहुत लंबा उल्लेख है। अब दोस्तों हम बात करें, हैनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू की लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? सीयू की पुस्तक लिखी थी हैनसांग ने अपनी, ठीक है ना। सीयू की पुस्तक सीयू की दोस्तों, इस पुस्तक में 138 देशों का उल्लेख किया गया। 138 देशों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है 138 देशों का। दोस्तों हैनसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और दोस्तों मोक्षदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्षदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्षदेव भी। और महायान देव भी कहा जाता है। ये उपाधि है दोस्तों आपके लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदेशी यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, और दोस्तों मोक्ष देव और महायान देव। अर्थात जो हैनसांग था ये कौन से संप्रदाय को मानता था? बौद्ध के को, महायान संप्रदाय को मानता था। बौद्ध धर्म में हैनसांग ने 18 संप्रदायों का उल्लेख किया है। कितनों का? 18 का। और ये हैनसांग खुद कौन से संप्रदाय को मानते थे? महायान संप्रदाय को मानते थे। इसलिए महायान देव भी हैनसांग को कहा जाता है। पुस्तक का नाम है सीयू की। और दोस्तों अगर हम बात करें ह्यूली, इसने दोस्तों हैनसांग की जीवनी लिखी थी। हैनसांग का जीवन ह्यूली ने लिखी थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने लिखी थी दोस्तों? ह्यूली ने पुस्तक लिखी थी हैनसांग के जीवन के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों होता ये है प्रयाग में जो महामोक्ष सम्मेलन हुआ था, जो किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। और प्रयाग से ही पुनः वापस चीन के लिए हो लिए। कहां के लिए हो लिए? चीन के लिए हो लिए। कुछ समय तक्षशिला में रुके, पेशावर होते हुए पेशावर, काबुल, समरकंद और ताशकंद होते हुए चंगन, उसी रास्ते से वापस कहां चले गए दोस्तों? उसी रास्ते से कहां पर चले गए? चीन चले गए थे। कहां चले गए दोस्तों? चीन चले गए थे। दोस्तों समझना, फाहियान जिस रास्ते से आए थे वो उस रास्ते से वापस चीन नहीं गए थे, वो श्रीलंका वाले रास्ते से गए थे। लेकिन हैनसांग जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से वापस चीन चले जाते हैं। उसी समरकंद वाले रास्ते से, उत्तरी मध्य एशिया वाले रास्ते से, अर्थात रेशम मार्ग से वापस चीन चले गए। और समझना दोस्तों, हैनसांग जब चीन में थे तो उस समय दोस्तों शीलभद्र, ये कौन सा शीलभद्र है दोस्तों? ये वो शीलभद्र है जो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। जब हैनसांग चीन में थे उस समय हैनसांग को सूचना मिली कि शीलभद्र की मृत्यु हो चुकी है।
तो उस समय दोस्तों हैनसांग ने क्या कहा? हैनसांग ने कहा आज पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का तारा बुझ चुका है, प्रकाश का तारा बुझ चुका है, ज्ञान का तारा बुझ चुका है, ये कहा था हैनसांग ने। और दोस्तों हैनसांग की 665 ईस्वी के लगभग चीन में ही मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इस समय कौन शासक था दोस्तों? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान दिया था और दोस्तों कन्नौज सभा का सभापति भी बनाया था। और उस समय कहा जाता है कि काफी जो ब्राह्मण थे वो काफी ब्राह्मण विरोध किया, काफी ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों को कन्नौज छोड़ने की अनुमति दे दी थी, अर्थात वो कन्नौज छोड़कर चले जाए, ये आदेश दे दिया था जब उन्होंने हैनसांग का विरोध किया था। और हैनसांग का ये भी कहा जाता है कि मारने की प्लानिंग भी थी, लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन साथ था, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हैनसांग। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।